हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में मॉर्टेज और लीन के बारे में डिफरेंस बताया था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कस्टम और परसेप्शन। कस्टम मतलब रूढ़ि और परसेप्शन का मतलब हो गया चिरभोगाधिकार। बड़ी कठिन हिंदी है। तो परसेप्शन और कस्टम। तो सबसे पहले रूढ़ि की बात करें तो रूढ़ि विधि का स्रोत है और परसेप्शन अधिकार का स्रोत है। कस्टम प्रभावशाली दीर्घकालिक व्यवहार है। परसेप्शन दीर्घकालिक आचरण मात्र है। यह प्रभावशाली हो यह आवश्यक नहीं है। यह विवाद रहित तथा शांतिप्रिय होना चाहिए। परसेप्शन जो होगा वो प्रभावशाली हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन विवाद रहित तथा शांतिप्रिय होना चाहिए। कस्टम स्थान विशेष तथा विशिष्ट समाज से संबंधित होता है। परसेप्शन व्यक्तिगत रूप होता है। हर व्यक्ति का अपना परसेप्शन होता है, व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है। लेकिन जो कस्टम है वो समाज से संबंधित होता है। कस्टम की मान्यता के लिए कोई विशेष अवधि निर्धारित नहीं है। ये स्मरणातीत चिरकालिक होना चाहिए। कस्टम जो होता है वो पुराने रीति रिवाजों से जो चला आता है। परसेप्शन की प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट अवधि निर्धारित है। सरकारी संपत्ति के संबंध में 30 वर्ष, निजी संपत्ति के संबंध में 12 वर्ष। ये परसेप्शन। कस्टम का उद्भव दीर्घकालिक आचरण तथा सामाजिक व्यवहार के आधार पर होता है। परसेप्शन का जो उद्भव है वो किसी अधिकार के अभियोजन के फलस्वरूप होता है। परसेप्शन कैसे आता है? जब किसी के अधिकार की बात आती है तब वहाँ पर परसेप्शन आता है। कस्टम की वैधता के लिए आवश्यक है कि कस्टम न्याय तथा लोकप्रिय तथा नैतिक के अनुरूप हो। और परसेप्शन जो है, परसेप्शन के लिए ये आवश्यक नहीं है। ठीक, तो ये था हमारा कस्टम और परसेप्शन में डिफरेंस। अब इसमें अगला डिफरेंस की बात करें, सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है। सर्वोच्च विधायन और अधीनस्थ विधायन। तो सर्वोच्च विधायन की उत्पत्ति सर्वोच्च संप्रभु शक्ति सर्वगीन पावर से होती है। इंग्लैंड की संसद या भारतीय संसद द्वारा पारित विधायन सर्वोच्च विधायन है, सर्वोच्चतम न्यायालय। और अधीनस्थ मतलब उसके अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, निचली अदालत की उत्पत्ति का स्रोत सर्वोच्च या उच्चतर विधायन लेजिस्लेशन से, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से ही उत्पत्ति अधीनस्थ न्यायालय की हुई। सर्वोच्च विधायन में संशोधन तथा इसका निरसन या खंडन सरलता से नहीं होता। जाहिर सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय का खंडन और संशोधन सरलता से नहीं होता। लेकिन अधीनस्थ विधायन में संशोधन, इसका निरसन तथा खंडन एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर किया जा सकता है। अब अधीनस्थ विधायन का संशोधन और खंडन कौन कर सकता है? जो सर्वोच्च विधायन है, किसी न किसी नियम के विरुद्ध। सर्वोच्च विधायन को अपने अस्तित्व के लिए तथा वैधता के लिए किसी अन्य शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय की वैधता के लिए किसी शक्ति या किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना पड़ता। अधीनस्थ विधायन को अपनी वैधता विधि मान्यता के लिए किसी अन्य वरिष्ठ विधायन पर निर्भर करना पड़ता है। अब अधीनस्थ न्यायालय की वैधता को विधिमानता के लिए किसी वरिष्ठ विधायन मतलब सर्वोच्च विधायन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। सर्वोच्च विधायन किसी प्रत्यायोजित अधिकार के अंतर्गत नहीं बनाया जाता। जो सर्वोच्च विधायन होता है वो किसी प्रत्यायोजित अधिकार में नहीं बनाया जाता, लेकिन अधीनस्थ विधायन को किसी प्रत्यायोजित अधिकार के अंतर्गत बनाया जाता है। सर्वोच्च विधायन किसी अन्य विधायन द्वारा अवैध या निरस्त या खंडित नहीं किया जा सकता, बता चुका हूँ। अधीनस्थ विधायन किसी वरिष्ठ विधायन द्वारा निरस्त या खंडित किया जाता है, और जो अधीनस्थ विधायन होता है वो सुप्रीम विधायन के द्वारा निरस्त या खंडित किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में, कस्टम और परसेप्शन के बारे में डिफरेंस बताया। उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपको सरल भाषा में समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश करी है। तब भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, मैं इसको दोबारा फिर से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।